Welcome to the video lecture. So the topic for today's is lecture is some important formulas. ठीक है, कुछ यहाँ पे formulas करेंगे. ज़्यादा बड़ा वीडियो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी. तो अगर मैं हायर लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं वो कुछ चीज़ें टच नहीं करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखे जाएंगे उनको डिराइव कैसे किया गया है मैं उस डिटेल में इस लेक्चर में नहीं जाऊँगा. तो सिंपल यहाँ पे हम फॉर्मूले की डिस्कशन करेंगे जो आपको एक तरह से याद रखना है. जो जितने भी टर्म्स इस फॉर्मूले में लगेगी वो सारी टर्म्स बेटा आपने पढ़ी है. इससे पहले जितने भी लेक्चर है उसमें सारी टर्म्स हमने देखी है. तो इसमें हायर जाते डिटेल में ना जाते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है. तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम दो मीडियम को जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, उन दो मीडियम को अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस से डिवाइड करते हैं, मतलब उनके बीच में अगर एक स्फेरिकल सरफेस रख देते हैं, किनके बीच में, दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम्स के बीच में अगर हम स्फेरिकल सरफेस को रख दें तो क्या फॉर्मूला जनरेट होता है वो पहले हम इसमें देखेंगे. फिर इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे हम आगे डिराइव करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्फेरिकल सरफेस बनाता हूँ. सही बच्चे ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे ये है, ये मैंने क्या बना दिया, एक स्फेरिकल सरफेस बना दिया. ठीक है बच्चों, अब क्या किया मैंने अभी बोला है, ये स्फेरिकल सरफेस क्या करता है, दो मीडियम को एक दूसरे से डिवाइड करता है. ठीक है, तो दो मीडियम को इसने अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया हमारे पास मीडियम वन मतलब म्यू वन. मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एन से भी डिनोट किया जाता है. यहाँ पे मैं म्यू से डिनोट करता हूँ. ये म्यू वन हो गया इस तरफ को, और बेटा यहाँ म्यू टू हो गया इस तरफ को. और जो हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस क्या कर रहा है, इन दोनों मीडियम को बीच में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा फोकल लेंथ का वो क्या जनरेट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना के इस डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस को बना के, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और हम यहाँ पे अज्यूम क्या करते हैं बेटा, अब जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ से आगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है. ठीक है, हम सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास मीडियम है वो म्यू टू है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, और बेटा इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी यहाँ से इंसिडेंट रे होगी. ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी बेटा वो कहाँ जाके बनेगी, वो कुछ इस पॉइंट पे जाके रिफ्रैक्ट होके और इस मीडियम में हमारी क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी. क्लियर. अब देखो, अब इसको अगर हम समझे बेटा, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा. तो यहाँ पे क्या हम एक नॉर्मल अगर बना दें इस तरफ को, है ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. ये एंगल कुछ भी मान सकते हैं हम, है ना, जो जैसा कंफर्टेबल लगता है. तो इसको हम अल्फ़ा मान ले. ठीक है, और इसको हम बीटा मान ले, इसको हम गामा मान ले. ये इंसिडेंट रे जा रही है तो नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाएगी बेटा, ये आई का एंगल बनाएगी, और ये कैसा एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ आर का एंगल बनाएगी. ये सब हमें पता है. तो बेटा इन सब को करके क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला जनरेट होता है. मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके इक्वेशन में नहीं जाऊँगा. यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला जनरेट जो हुआ है इसके सिंपल रिजल्ट पे आएंगे. तो रिजल्ट कुछ इस तरह होता है बेटा, इसका फॉर्मूला ये है कि म्यू टू अपॉन म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय
आर, ठीक है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे डायमीटर भी बोल देते हैं इसको। सिंपल है बेटा, जहां पे क्या होगा हमारा कर्वेचर पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे होगा, वहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये फॉर्मूला करना है याद, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही वैलिड रहता है, पर्टिकुलर सिचुएशन इसमें क्या है वो चेक करना है। अब अगर हम देखें इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम सिंगल स्फेरिकल सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है बेटा, यहाँ पे सिर्फ हम सिंगल स्फेरिकल सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला आता है, और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह यूज़ हो जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो हमारा वैलिड किसके लिए बेटा, ये जब हमारे पास सिर्फ क्या होगा, सिंगल स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन कितनी भी बन सकती है इसमें, ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है। तो सेम अगर आप देखो बेटा, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे सी पॉइंट ले लो, है ना, मान लो ये सी पॉइंट है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हमारे को इमेज लोकेट करनी है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे होगी। फिगर में क्या क्या दिया है कि भाई यहाँ से सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। सी माने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। बेटा यहाँ पे क्या है, μ1 है और यहाँ पे μ1.5 है। आपको पता है, मैंने बताया है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो मतलब एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब किसकी बात कर रहा है, ये ग्लास की बात कर रहा है, और अगर वाटर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है हमारा 1.33। याद रखना है, 3 बहुत बेसिक है, बहुत जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, और बाकी तो हमने पढ़ रखा है। अगर हम बेटा इसको सॉल्यूशन करें इसका, हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इमेज लोकेट करनी पड़ेगी कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे रखा गया है, इसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे जनरेट होगी। तो बेटा अगर यहाँ गिवन देख ले हम, ठीक है, गिवन देख ले, तो थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा इन चीज़ों को, ठीक है। गिवन है हमारे पास यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव -15 सेंटीमीटर, इंसिडेंट रे इधर को होगी, डिस्टेंस इधर को मेजर होगा, बहुत बार किया है हमने, तो हमारा यू क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे पास अगर आर देखो बेटा, आर किधर को है, इधर, कितना है 30 सेंटीमीटर, तो लिख लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इसका दिया है, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.0 और एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमारे पास 1.5, तो 1 हो गया एयर का, 1.5 हो गया हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगा दो। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये कि μ2 माइनस μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। सिंपल क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो μ2 कितना है बेटा 1.5 डिवाइड बाय v, माइनस μ1 कितना है 1, अब यहाँ पे u कितना है बेटा -15, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 15 इक्वल टू 1.5 माइनस 1, r कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें ना पता भी नहीं भी पता हो तब भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे फोकल लेंथ आपको पता है कि यहाँ से इसका हाफ कर दे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा आराम से, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय v विल बी इक्वल टू 0.5 इसका डिवाइड बाय 30। बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ जाके फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/15, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास v आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे,
अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि बेटा माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि इस सिचुएशन में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही होगी, यहाँ बन रही होगी। v माइनस लेंस के केस में इसका मतलब कैसा है, वर्चुअल केस है हमारे पास। राइट साइड पे नहीं बन सकती इमेज क्योंकि v नेगेटिव आ गया बेटा। इमेज कहाँ बन रही होगी, कहीं ये 15 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज कहाँ लोकेट होगी, यहाँ पे। अगर यही v पॉजिटिव आता तो हमारी इमेज कहाँ लोकेट होती, कुछ यहाँ पे होती। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे म्यू और यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर आप हायर लेवल में इसको पढ़ोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे भी क्या है। अब पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है वो सिर्फ बेटा सिंगल स्फेरिकल सरफेस हम लेते थे, जो पहली कंडीशन थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, हम एक पूरा लेंस लेंगे, मतलब बाय कन्वेक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, बाय कन्वेक्स लेंस हमने ले लिया है, ठीक है। और इसका अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं तो ये बेटा आपको पता है अभी यहाँ से आगे क्या होगा, हमने पढ़ा है बिल्कुल। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम इसको प्रिंसिपल प्लेन बना देंगे, मतलब जहाँ डिवाइड किया थोड़ा इक्वल नहीं है तो याद रखें इसको बीच से बिल्कुल, है ना, इक्वली बनता है लेंस। तो ये यहाँ पे थोड़े से एरर है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इतना आप समझ जाते हो। अब यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला में हमारे पास अब फिर से क्या हो रहा है बेटा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें ये बेटा, अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब जब लाइट इस लेंस से बाहर आएगी, लाइट रे, तो वो दोबारा से μ1 में वापस आ जाएगी, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट केस देखो रिवाइंड करके, तो जो हमारी लाइट रे पास हो रही थी और सेकंड मीडियम में जा रही थी, तो बेटा वो इमेज भी कहाँ है, मतलब सेकंड मीडियम में ही बनाएगी। अगर वर्चुअल है तो पहले बना देगी। लेकिन आपने देखा है कि जो लाइट रे है वो एक ही मीडियम में रह रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद भी। लेकिन इस केस में क्या बेटा, जो लाइट रे आएगी वो पहले μ1 से μ2 में जाएगी, उसके बाद μ2 से μ1 में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसा लेंस यूज़ किया है, बाय कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला जो है हमारे पास बेटा, लेंस मेकर फार्मूला, उसका डायरेक्ट फार्मूला मैं यहाँ लिखूंगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे ये फार्मूला फोकल लेंथ और पावर निकालने के बहुत काम आता है। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये याद रखना है। R1 R2 आप जानते हो बेटा। अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें और मैं इसको यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर दूँ तो बेटा इसका R किधर को होगा, इसका R1 इधर को होगा। अगर मैं इस रेड वाले इस वाले सरफेस की बात करूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, इसका स्फेयर बनाने की कोशिश करूँ, तो इसका ये जो ये है, ये इसका R किधर को होगा, इसका R2 होगा इस साइड को। समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, R1 R2 दोनों है, याद रखना है। ये देखो बेटा, ये इसका R1 ये है और इसका R2 ये है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू वेयर म्यू इज μ2 डिवाइड बाय μ1, याद रखना है। तो इसको 1/f इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 भी लिखा जा सकता है, याद रखना इन चीज़ों को। क्लियर, ठीक है। तो ये तो दो फॉर्मूले हमारे पास आगे, क्लियर। अब देखो बेटा, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। सिंपल से न्यूमेरिकल लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, अ बाय कन्वेक्स लेंस हैज़ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बेटा एक बाय कन्वेक्स लेंस है, मतलब जिसके दो सरफेसेस है ना, उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और क्या बोलता है ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5। 1.5 तो ग्लास का होता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा, अगेन फार्मूला आपको पता है, 1/f विल बी इक्वल टू, फोकल लेंथ हमें निकालनी है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बेटा, साइन कन्वेंशन का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो साइन कन्वेंशन का ध्यान कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करना शुरू करूँ तो बेटा म्यू कितना है हमारे पास 1.5, तो इसको लिख लिया मैंने 1.5 माइनस 1, R1 और R2 दोनों क्या है बेटा 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन को देखना ज़रूरी है बेटा। अगर आप R1 देखो तो अगर देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इंसिडेंट रे इधर को है और R1 भी क्या है इधर को है, इस साइड को क्या आएगा R1 पॉजिटिव और R2 क्या आएगा बेटा नेगेटिव। इसका मतलब R1 हो जाएगा हमारे पास प्लस 20 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये जगह 1/20 माइनस 1/-20। समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन सभी को आते हैं, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास जो फोकल लेंथ निकल आएगी वो आएगी f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो आपके पास फोकल लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया। तो लेंस मेकर फार्मूला और स्फेरिकल सरफेस में डिफरेंस क्या है, लेंस मेकर फार्मूला हमारे दो सरफेसेस के लिए लग जाएगा, और जो इससे पहले हमने पढ़ा वो वाला फार्मूला कब लगेगा बेटा, जब सरफेस क्या हो, सिंगल स्फेरिकल सरफेस हो। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट फार्मूला किसके लिए है और क्यों है ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो पहले मैं यहाँ पे जो लिखूंगा, व्हेन lenses are placed at some distance with each other। बेटा जब कभी भी किन्हीं दो लेंसेज को किसी डिस्टेंस की दूरी से हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है। मान लो ये दो लेंस है, ठीक है, हमने मान लिया ये दो लेंस है जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा d। ठीक है, ये वही ऑप्टिकल सेंटर आ गया यहाँ पे, है ना, और वही f एंड वो जो भी लगाना है यहाँ पे ये f लगा दो। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, ये ध्यान रखना है। अगर हम किन्हीं दो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कन्वेक्स कन्वेक्स ही हो, या कन्वेक्स कनकेव भी हो सकता है, कनकेव कनकेव भी, क्या जैसा भी कॉम्बिनेशन हो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल f होता है बेटा वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 2/f1 इंटू f2। ये बात याद रखनी है। ये फॉर्मूला कब है, व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस विद ईच अदर। अच्छा ये टू नहीं, ये डी, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, डिस्टेंस है ना। अगर हम यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी में रखते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना, किसी भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी आएगा किस डिस्टेंस पे हमने इसको रखा है। लेकिन इस केस में भी एक कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे सभी। व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड at some distance with each other, the formula for it will be 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 into f2। but condition for this will be that, कंडीशन क्या है बेटा इसके लिए, दैट द बीम ऑफ रे शुड बी पैरेलल जो बीम ऑफ रे है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। कहने का ये मतलब है बेटा, ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब हमारी जो बीम है वो पैरेलली आ रही है सारी, मतलब किसी इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट से हमारी क्या है, बीम्स आ रही है। अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को इसके कहीं नज़दीक रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया
मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, मान लो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कुछ भी है, फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है? जब हमारी जो बीम है वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है कहीं से, है ना। सारी बीम्स कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है, जितनी भी रे है, तभी हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो बेटा पहले आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो ये इमेज बनेगी, ये इमेज जो होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो आपको अलग अलग करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट इफ़ द रेज आर पैरेलल कमिंग फ्रॉम सम इनफिनाइट ऑब्जेक्ट, देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड। तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा? वैलिड रहेगा। बस यही इसकी एक कंडीशन है। तो पैरेलल इंसिडेंट बीम या रे के लिए ये क्या है? वैलिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करने से पहले एक और चीज़ यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। मान लो आप कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों की जो फोकल लेंथ मान लो सेम है, और उन दोनों लेंसेज को आपने कंबाइन कर दिया, तो बेटा जो उनकी फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। और जो उनकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। एक कन्वेक्स लेंस ले लिया और उसके साथ किसको जोड़ दिया? कॉनकेव लेंस को जोड़ दिया, और दोनों की फोकल लेंथ क्या है? सेम। दोनों की फोकल लेंथ क्या है? सेम। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगी? अगर फोकल लेंथ दोनों की सेम हो जाएगी तो फोकल लेंथ तो हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, जो इन दोनों का जो टोटल होगा फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी तो बेटा पावर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। याद रखना है, व्हेन बोथ हैव, इसका एफ और इसका एफ क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, एफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और हमारे पास पी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। याद रखना है ना। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो ये पहला पॉइंट याद रखना है, एयर बबल इनसाइड या इन वाटर कैसा बिहेव करेगा? हमने पहले लाइव क्लास में इसको डिस्कस भी किया है। वाटर बिहेव एज कॉनकेव लेंस। ये क्यों करते हैं? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने डिस्कस किया है, मैं दोबारा इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट अब यहाँ पे टॉपिक शुरू होगा वो होगा कटिंग ऑफ लेंसेज की कटिंग। ठीक है, कटिंग ऑफ लेंस में बेटा हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की कटिंग अगर हम करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में उसको करेंगे, तो उसकी फोकल लेंथ और उसकी पावर पे हमारे क्या क्या इफेक्ट होगा वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ना लेट अस सपोज। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं पहले से यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बनाए ताकि हमें पता चले कि किस तरह हम लेंस को कट कर रहे हैं और उसकी फोकल लेंथ या पावर पे क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा जैसे जैसे हम लेंस को कट करें। तो पहले यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक लेंस लेते हैं बेटा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन ये है कि इफ़ वी कट दिस लेंस विद दिस प्रिंसिपल प्लेन। बेटा इस लेंस को मैंने यहाँ से काट दिया, मान लो प्रिंसिपल प्लेन से। ठीक है, तो ये लेंस जो है वो कैसा हो जाएगा? तो ये लेंस दो भाग में बट जाएगा बेटा, है ना। एक भाग बनेगा इसका ये, और एक भाग बनेगा ये। ठीक है, एक स्फेरिकल इसका इधर को बनेगा, एक स्फेरिकल इसका इस साइड को बनेगा। समझ में आया? तो इस लेंस को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से काट दिया, बीच से जहाँ से लाइन खींची, और ये दो भाग में ऐसे बट गया। ठीक है बेटा, अब जैसे ही हमने इसको काटा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी दोनों हाफ की, इस हाफ और इस हाफ की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2f और 2f। याद रखना है, अगर हम लेंस को बीच से काटते हैं तो काटने पे
एक हाफ की फोकल लेंथ हो जाएगी 2f और दूसरे हाफ की फोकल लेंथ भी हो जाएगी 2f। ठीक है बेटा, इस केस में जो अपर्चर होता है वो चेंज नहीं होता। अपर्चर का मतलब है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो चेंज नहीं होता अगर हम लेंस को बीच से काट दें। याद रखना है अपर्चर क्या होता है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो बेटा अगर आप बीच से काट भी दो लेंस को तो उसके अपर्चर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर फोकल लेंथ ट्वाइस होगी तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, p/2। तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, p/2। याद रखना है अगर हम लेंस को बीच से काटते हैं तो वो दो भाग में बटेगी, 1 और 2। दोनों भाग का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, 2f हो जाएगा। फोकल लेंथ के 2f होने के कारण जो उनकी पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p/2। और किस पे असर नहीं पड़ेगा, अपर्चर पे। अपर्चर विल रिमेन सेम। अपर्चर है बेटा जो वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी को देखें तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। इस केस में जो है हमारा अपर्चर क्या रहता है, सेम रहता है। चलो अब एक और कंडीशन लेते हैं और इसको अगर हम कट करें, देखो बेटा अब दूसरे तरीके से इसको कट करेंगे। इस साइड पे मैं इसको कट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हम इसको डिफरेंट इसको डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, फिर से हमने क्या किया, एक और लेंस यहाँ पे मैं बनाऊंगा। कैसा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये बन गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। सेकंड, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इस लेंस को बीच से काटा हॉरिजॉन्टली। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से काटेंगे, इसको बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस काट दिया। यहाँ पे अगर इस केस में देखो बेटा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काटा, मतलब इसका प्रिंसिपल प्लेन काट दिया मैंने, है ना। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे कैसा है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो समझ जाओ इसको, बहुत ही आसान चीज़ है। इसे काटने पे हमारे पास दो और चीज़ आएगी, ठीक है। एक ऐसे में लेंस, एक ऐसे में। अब ये पूरा नहीं बना है तो एक हाफ होगा हमारा ये और दूसरा हाफ होगा हमारा ये। क्लियर है। इसे मैंने इस तरह से काट दिया इस तरफ को। अब देखो बेटा, जब भी हम इसको इस तरह से काटते हैं तो जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी यहाँ पे, इस लेंस की, है ना, इस ऊपर वाले की और इसकी फोकल लेंथ f होगी जो थी, और इसकी फोकल लेंथ भी f ही होगी। लेकिन ध्यान दे, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, इस केस में अपर्चर चेंज हो रहा है। बेटा याद रखना है, यहाँ पे जब लाइट रे पड़ेगी इस कटे हुए लेंस पे तो इंटेंसिटी चेंज होगी इमेज की। याद रखना है, इमेज की इंटेंसिटी चेंज होगी। इमेज आपको दिखाई देगी वैसी ही दिखाई देगी जैसे फुल लेंस में दिखाई देगी, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी बेटा, कॉन्ट्रास्ट होगा, वो क्या होगा, कम होगा इस केस में, बिकॉज यहाँ पे अपर्चर क्या है, चेंज हो रहा है। तो इन दिस केस अपर्चर विल चेंज। देख के पता चल रहा है अपर्चर चेंज हो रहा है, बीच से काट दिया तो अपर्चर तो चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपर्चर हमारा चेंज हो जाएगा। अगर बेटा इसको ही रीअरेंज में करूँ, यहाँ समझ आ गया, तो f और f हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, फोकल लेंथ। अगर f ये है तो हमारे पास p क्या होगा, p = 1/f। सिंपल, पावर भी वही रहेगी, फोकल लेंथ भी क्योंकि सेम है। चेंज किस में आ रहा है बेटा, अपर्चर में। अपर्चर के चेंज होने के कारण इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उसका कंट्रास्ट डिक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी जो होगी, इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हम रीअरेंज करेंगे इन दोनों को। तो पहला केस लेते हैं हम, इसका केस नंबर 1, ठीक है। इसके पहले केस में मैं क्या बताऊंगा कि जो हमारे पास ये 1 और 2 सरफेस है, इनको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इन दोनों को, ये जो कटे हुए हैं, इन दोनों को आपस में ऐसे रख दिया, इन दोनों को आपस में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैंने इन दोनों सरफेसेस को 1 और 2 को ऐसे रख दिया तो हमारे पास फोकल लेंथ और
पावर पे क्या असर पड़ेगा। तो बेटा ये है एफ, ये भी है एफ। तो बेटा जो टोटल फोकल लेंथ होगी इन दोनों की मिला के वो हो जाएगी f/2। और अगर फोकल लेंथ होगी f/2 और तो पावर क्या हो जाएगी, p हो जाएगा हमारे पास 2p, है ना। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी 2p और f डैश क्या हो जाएगा f/2। नाउ अगर इन दो लेंसेज को हम, ये तो केस 1 था, अब यहाँ पे केस 2 पे आ जाओ। अगर इन दो लेंस को मैं कुछ इस तरह लगाऊं तो क्या होगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, जो फोकल लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी इन्हीं दो कटे हुए पीसीस को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ऐसे लगाने पे जो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी हाफ, और जो हमारी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वाइस। और अगर हम इसको रीअरेंज कुछ इस तरह करें तो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी और पावर हो जाएगी 0, ठीक है। और अगर हम लेंस को इस तरह से काटेंगे तो फोकल लेंथ हो जाएगी 2f और पावर हो जाएगी हाफ। इस केस में अपर्चर पे कोई असर नहीं पड़ता, अपर्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और इस केस में जो अपर्चर होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा, अपर्चर चेंज हो जाएगा यहाँ पे लेंस का, जिसकी वजह से इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों को अगर हम और रीअरेंज करें फर्दर तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वही चीज़ें फिर से आएगी। अच्छा, अगर हम इन दो को रीअरेंज कर सकते हैं तो हम इन दोनों को भी रीअरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेटा अगर हम इन दोनों को रीअरेंज करें तो कैसे कैसे अरेंजमेंट बन सकते हैं इनके, देखो इस वाले केस में अगर हम अरेंजमेंट इसके करें तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं हम। देखो मैं यहाँ पे कुछ केसेस बनाता हूँ। एक पीस को ऐसे रख दिया, दूसरे पीस को भी इसके पीछे ऐसे रख दिया, ठीक है। और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे रख दिया और ऐसे रख दिया। और कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, एक को इस तरफ रख दिया और दूसरे को इस तरफ रख दिया, ठीक है। और एक जो ऊपर केस हमने बनाई रखा है, एक को इस तरफ रखा है और एक को इस तरफ रखा है। बेटा हर एक केस में, चाहे हम इन सभी केस में जो फोकल लेंथ होगी, इन सब केस में जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट में इसकी जो सेम पावर रहेगी और सेम ही क्या रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी, ठीक है। इसमें भी जो फोकल लेंथ रहेगी, इसमें अरेंजमेंट का कोई असर नहीं पड़ता, सेम फोकल लेंथ रहेगी सबके लिए। जैसी एक अरेंजमेंट के लिए फोकल लेंथ है मान लो 2f ये है, तो इसके लिए भी 2f रहेगी, इसके लिए भी 2f, और सेम ही क्या रहेगी, पावर रहेगी। ये याद रखना है।